हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और करने वाले हम लोग हैं सिर्फ आज एग्जाम्पल ही करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है, एलसीएम है, एचसीएफ है। एग्जाम्पल में सिर्फ आपको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ भी एलसीएम है, एचसीएफ है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कहा है 6 और 20 का, तो यहां हम लिख लेते हैं 6 और हम लोग लिख लेते हैं 20। ठीक है। अब 6 का देखिए हम लोग यहाँ रफली कर लेते हैं, 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 3 6 1 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 20 का कर लेते हैं, 2 दाई 20, 2 पंजे 10 और 5 1 5, 2 2 5 1। ठीक है। 2 दूना 4 पंजे 20 1 20। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसका फैक्टर कर चुके हैं। तो आइए हम लोग पहले HCF ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम लोग जिसको बोलते हैं मासा। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है भाई, एक तो ये दिख रही है और एक तो ये दिख रही है। तो ये 2 है और 2 गुणे 1, 2 1 2। ये हमारा एचसीएम निकल गया। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम, देखिए एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, जो जो चीज हम लोगों ने छोड़ दिया है, एक 3 छोड़ा है, एक 2 छोड़ा है, एक 5 छोड़ा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चीज हम लोगों ने कॉमन किया है, 2 कॉमन किया और क्या कॉमन किया है, 1, ये भी लिखेंगे। तो ये देखिए 3 दूना 6 पंजे 30, दूना 60 इकन्ने 60। तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि ये आपको सवाल समझ में आया। आइए रिपीट करते हैं। हम लोगों ने पहले 6 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो 2 गुणे 3 गुणे 1 आया, और 20 का निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 1 निकला। और जब इन दोनों में हमने देखा जो चीज कॉमन थी उसको हमने इधर रखा एचसीएफ में, तो 2 कॉमन था और 1 कॉमन था, तो 2 एक अन्य 2 हो गया। अब जो चीज बचा था वो भी लिखना है, तो उसको हम किस में लिख दिए, एलसीएम में लिख दिए। देखिए एलसीएम में 3 बचा था, 2 बचा था, 5, और इन दोनों में जो हमने कॉमन किया था वो चीज लिखी गई है। देखो 2 गुणे 1 कॉमन था। अब देखो 3 दूना 6 पंजे 30 दूना 60 इकन्ने 60। ये आपका हो गया आंसर। तो आइए हम लोग दूसरा उदाहरण करते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये 96 है और 404। तो 96 का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, 2 चुके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चुके 8 और 2 एक 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एक 3। तो इसका आएगा 2 2 2 2 2 3 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आइए 404 का भी कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब 101 किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट काट दिया, तो 2 2 101 और 1। अब देखिए
हमको ज्ञात पहले क्या करना भाई, एच सी एफ। एच सी एफ कॉमन क्या क्या चीज है, आइए हम लोग कॉमन देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन है। तो आप लोग देखेंगे इधर एक चीज ये कॉमन है, दूसरी चीज ये कॉमन है, तीसरी चीज ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं भाई, दो दो वन, दो दूना चार, एक अन्य चार, ये आपका आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो, पहले कहा है इसका इसका एचसीएफ ज्ञात करो, ये आपका सवाल खत्म हो गया। दूसरा फिर का इनका एलसीएम, अगर ये डायरेक्ट कर देता एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम वाला रूल लगा देते, लेकिन इसने कहा और फिर इनका इनका कह दिया अलग करके एलसीएम ज्ञात करो, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, आइए सूत्र लगाते हैं। तो यहां हम लोग सूत्र लगाते हैं, एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी और बटे में हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये आपका सूत्र है। क्यों, क्योंकि आप देखिए आपको यहाँ एचसीएफ पता है, एचसीएफ आपको पता है, एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं यहां पे एलसीएम बराबर ए गुणे बी, क्या भाई, जो आपको दो संख्या मिली थी, कौन कौन सी, 96 गुणे 404, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। एचसीएफ आप कितना निकाले, 4। ये देखिए 4 से इनको क्या करेंगे, यो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 96 गुणे 101, गुणा करेंगे आप तो 101 गुणे 96, तो 6 कन्निम 6 और यहां आ जाएगा यानी 96 96 आएगा। देखिए 6 कन्निम 6, 6 कन्निम 6, 9 कन्निम 9 और 9 कन्निम 9, देखिए 96 96 आया, ठीक है। आइए इसको भी रिवीजन कर देते हैं। तो यहां ये आपका हो गया आंसर। देखिए पहले क्या किया, इसका भाई एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा दोनों का निकाल दिया, फिर दोनों में जो जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन था उसको हमने बाहर किया, एचसीएफ भक्त से निकल गया। अब देखिए सूत्र एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल, यही आपकी संख्या भाई, इन्हीं का गुणनफल कह रहा है, तो उसको हम ए गुणे बी लिख दिए। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 4 था, तो 96 गुणे 101 हमने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो 96 गुणे 96 हो गया। ये रहा आपका एग्जाम्पल, दूसरा भी हल हो गया है। आइए हम लोग एग्जाम्पल तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं। हम लोग का सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यहां देखिए ये दोनों साथ में दिया है, यानी यहां सूत्र नहीं लगेगा, इसमें भी साथ में दिया था, लेकिन यहां देखो साथ में नहीं दिया था, तो यानी ये सवाल इसके जैसा बिल्कुल है, ठीक है। आइए करते हैं, देखिए पहले 6 का करेंगे, फिर 72 का करेंगे और फिर 120 का करेंगे। आइए इधर करते हैं, तो 6 का करेंगे भाई, 2 तिया 6 और 3 कन्नम 3, 72 का भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9 और 3 त्रिका 9 और 3 कन्नम 3, ठीक है। 120 का भी कर देंगे, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एक अन्यम 2 और इधर हो जाएगा 2 पंजे 10, 3 पचे 15 और 5 एक अन्यम 5। इसको देखो 2 तिया 6 कन्यम 6 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 तिया 72 एक अन्यम 72 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120 एक अन्यम
120। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो देखिए गुणनखंड हो गया 672 120 का हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया। आइए हम लोग पहले एचसीएफ निकालते हैं, क्या क्या चीज कॉमन है। दो कॉमन है भाई, ठीक है, हमने दो लिखा, गुणे 3 कॉमन है, गुणे 1 कॉमन है, तो 2 3 6 एक अन्य 6, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ठीक है, किसका किसका निकला एचसीएफ? एचसीएफ 672 और 120 का हम लोगों ने एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया। आइए एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां देखिए जो चीज, और एक बात और ध्यान रखिए, देखिए इसका भी यहाँ पेयर बन रहा है, इनका भी देखिए एक पेयर बन रहा है। ठीक है, अब इनका पेयर बन रहा है तो इन दोनों में से हम कोई एक लेंगे। ठीक है, तो अगर जो ऊपर देखा जाए तो ऊपर सब कॉमन है, इधर देखो एक ये कॉमन है एक ये कॉमन है, तो इन दोनों में से एक एक ले लेंगे, 2 गुणे 2, और यहां से ये 3 बचा है, और यहां से ये 5 बचा है। ठीक है, और गुणे कॉमन क्या हुई है? 2 3 1, देखो 2 3 1। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूना 120, 120 तिया कितना होता है? 360, और 360 एक अन्य 360। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम रोज अपडेट रहें और आपको नई नई वीडियो अपलोड करते रहें। तो ये भी नोट कर लीजिए, हम लोग उदाहरण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि अपरिमेय संख्या जो होती है, जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन अपरिमेय जो संख्या होती है वो कैसे होती है? अंडर रूट के अंदर होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये मोटा मोटा मिसाल है। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। हल देखिए, मैथ में एक रूल होता है कि कोई भी चीज जैसे कोई हम लोग को प्रूव करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मानते हैं। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमने माना। ठीक है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये बताइए, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट 3 बराबर पी अपान क्यू लिखेंगे। ठीक है, जहां पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। चूंकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्यू का मान है वो 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हो सकता पर 0 नहीं हो सकता। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही आप वर्ग करोगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग होगा और पी बाई क्यू का भी वर्ग होगा। तो ये चीज यो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 3, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर और नीचे भी होगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? क्यू गुणे क्यू लिख दें और एक क्यू का ऊपर गुणा करा दें, तो इधर ये गुणा होगा तो 3 क्यू हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। ये देखिए भिन्न के रूप में है, और ये किसके रूप में है? पूर्णांक के रूप में है। तो यहां पूर्णांक इज इक्वल्स टू भिन्न। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी ये वाली चीज इसके बराबर नहीं है। तो यहां लिख देंगे अतः हमारी
अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि √3 एक, या फिर लिख सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए दोबारा देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 को कहा है भाई एक अपरिमेय, सिद्ध करके बताना है। तो ये देखिए हमने माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना, सॉरी परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया भाई। दूसरी चीज √3 बराबर हमने क्या माना, p/q, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर √ को काट देगा और p/q का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर होगा तो p का स्क्वायर होगा और q का भी होगा। तो p को स्क्वायर किया और q को हमने q गुणे q लिखा, एक q को इधर गुणा किया तो 3q, और इधर हो जाएगा p²/q। अब देखिए ये वाली चीज पूर्णांक जो है वो भिन्न के बराबर नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर है। ये आप लोग का √2 जो है ये कॉपी टू कॉपी है, ये आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये पांचों उदाहरण समझ में आए होंगे, और न समझ में आए तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।